हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की, जिसके अंदर हमने भारत की जलवायु की चर्चाएं की थी। उसके अंदर हमने भारत की मानसूनी जलवायु के बारे में पढ़ा। फिर हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, तापीय संकल्पना सिद्धांत, एडमंड हेली का 1686 में दिया था उसने। उसके अंदर उसने स्थल समीर और जल समीर की चर्चाएँ की, जो तापीय क्षेत्र पर आधारित है, यानी तापमान पर आधारित है, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पवनों की चर्चाएं हुई। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके अंदर दूसरे सिद्धांत का नाम है मानसून का गत्यात्मक सिद्धांत। मानसून का गत्यात्मक सिद्धांत हमने इसके अंदर कुछ चर्चाएं की हैं, जिसके अंदर हमने केवल एक बार पढ़ा था फेरल का नियम और बॉयज बेल्ट का नियम। फेरल कहता है उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर घूमती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं ओर घूमती हैं। ये तो फेरल कहता है। फिर हमने बॉयज बेल्ट की बात की, वो कहता है उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो अपने दाईं ओर उच्च वायुदाब रखती हैं और बाएं ओर निम्न वायुदाब रखती हैं। वही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे हवाएं अपने दाईं ओर निम्न वायुदाब रखती हैं और बाईं ओर उच्च वायुदाब रखती हैं। तो इन दोनों की बातें सेम है। जैसे हम वायुदाब पेटियाँ पढ़ें तो हमें इन दोनों बातों का आभास हो जाता है। दोनों बात एक अलग है, लेकिन लैंग्वेज दोनों की अलग है। तो इस चीज़ को आप समझ लेना। इस हवाओं के कारण ही ये जो पवनें चलती हैं, इन पवनों के कारण ही भारत का मानसून निर्भर है। इस गत्यात्मक सिद्धांत में इन्होंने तापीय जो संकल्पना थी उसकी पुष्टि की थी। इस सिद्धांत में जो फ्लोन महोदय है, इस सिद्धांत का नाम है यहाँ पे गत्यात्मक सिद्धांत। ये 1951 में विद्वान का नाम क्या है? फ्लोन। ये जलवायु विज्ञानवेत्ता है, जलवायु विज्ञानी। इन्होंने जो तापीय संकल्पना, जो परंपरागत सिद्धांत चला आ रहा था ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पवनों वाला, उसकी पुष्टि करते हुए मानसून का ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन पवनों की चर्चाएं की, उनकी दिशाएं परिवर्तन कैसे होती है उनकी चर्चाएं की। लेकिन जो हमारे भारत में 3 प्रकार की वर्षा होती है, जैसे मावठ होती है, उसकी चर्चाएं की है उसने ग्रीष्म और शीतकालीन पवनों की भी चर्चा कर ली है, जिसके कारण वर्षा होती है। और जो अपने भारत में मानसून पूर्व में जो वर्षा होती है उसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि उसकी चर्चा इसके बताए हुए सिद्धांत में नहीं हो पाती है, वो आगे के सिद्धांतों में आ जाएगी। हम बात करें कि दक्षिणी जो भारत है, उस भारत में आम्र वृष्टि, चेरी ब्लॉसम है, ठीक है। इस प्रकार की जो वर्षाएं होती है मानसून पूर्व की, वो हम नेक्स्ट सिद्धांत में चर्चाएं करेंगे इसकी। लेकिन जो ये सिद्धांत गत्यात्मक, इसमें उसकी पुष्टि नहीं की गई। तो हम आज इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। हमने ग्लोब पर जो पवनें पढ़ी हैं, वो पवनें 3 प्रकार की पढ़ी हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें, जो विश्व के मानचित्र में हम एक साथ देख सकते हैं। 30 डिग्री तक व्यापारिक पवन, 30 से 60 डिग्री तक अक्षांश, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में जो शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पे पछुआ पवन, और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ध्रुवीय पवनें चलती हैं। तो अपने जो भारत में वर्षा कराने का जो महत्वपूर्ण हाथ है पवनों का, वो व्यापारिक पवनों का है। हम बात करेंगे आज एक अलग पवन की, जिसकी चर्चाएं इस सिद्धांत में की गई है। वेरी इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझ लेना। इन्होंने विषुवत रेखीय पछुआ पवनों की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? विषुवत रेखीय पछुआ पवनों की। देखिए, ये पवनें आमतौर पे देखी नहीं जा सकती। ये शांत मंडल में चलने वाली पवनें हैं।
ठीक है। भारत के मानसून में इन पवनों का बहुत सहयोग बताया गया है इस सिद्धांत में कि ये जो पवनें चलती हैं ग्रीष्मकालीन, उन पवनों में ये विषुवत रेखी जो पवन है, पछुआ पवन, ये मिलकर के भारत में वर्षा लाते हैं। इनका कैसे है सहयोग वो हम देख लेते हैं एक बार। हम फिर से वायदा पेटियों पे जा रहे हैं। जो वायदा पेटियां हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ उनका क्षेत्र देखेंगे। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे बात करें, ये 0 डिग्री है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे अलग से समझा रहा हूँ इसको, क्योंकि हम जो छोटी छोटी बातें हैं उनको अगर समझते हुए चलेंगे तो हम इस टॉपिक को पूरे को समझ सकते हैं। अगर मैंने सीधा ही बता दिया कि विषुवत रेखे पछुआ पवनों से मिलकर के भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसूनी पवनें हैं उन्होंने जो अंतरिक्षनुमा भाग से टकरा के भारत में वर्षा कर दी, तो वो बातें आपको एक बार तो आपको समझ में आ जाएंगी कि ये पवनें हैं जो वर्षा करेंगी, लेकिन लंबे टाइम आप उसको याद नहीं रख सकते। तो आपको छोटी छोटी बातें हैं उनको समझना होगा। अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये क्लियर हो जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड की जलवायु आपको समझ में आ जाएगी। भारत की ही नहीं, आपको पूरे एशिया महाद्वीप की, पूरे यूरोप की, अफ्रीका की, ये सब की सब जो जलवायु टिकी हुई है वो पवनों और तापमान पे टिकी हुई है। अगर तापमान वाला आपको टॉपिक समझ में आया हुआ है पहले का, BA फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा उस टाइम में, तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पवनों का टॉपिक अच्छे से आता होगा तो आपको इसको समझने में नहीं दिक्कत आएगी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। इंडिया ज्योग्राफी तो ऐसी ज्योग्राफी है, अगर पहले टॉपिक से ही हम अगर पढ़ते रहें, अगर बीच में किसी कड़ी को नहीं छोड़ें तो आपको पूरी ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी। अगर बीच में 1-2 टॉपिक आपने छोड़ दिया तो क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ है, अगर क्लाइमेट में शुरू का आपने एक वीडियो छोड़ दिया, फिर आपने दूसरा या तीसरा वीडियो देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा ही विषय है। जब हम भौतिक भूगोल में क्लाइमेट पढ़ते हैं तो उसमें भी यही बात होती है कि वहाँ पे शुरू की कड़ी और लास्ट की कड़ी एक दूसरे से तारतम्यता से जुड़ी हुई है। जैसे आप चाशनी देखते हो वैसे चिपकी, ऐसे लार के रूप में ये चिपकी रहती है, पूरी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर तापमान नहीं पढ़ा आपने जलवायु में तो वायदाब आपको समझ में नहीं आएगा, वायदाब नहीं पढ़ा आपने तो आपको पवनें नहीं समझ में आएंगी, और पवनें समझ में नहीं आएंगी तो वर्षा वाला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। वहाँ पे चक्रवाती क्षेत्र हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो क्लाइमेट ऐसा है कि इसके अंदर आपको छोटी छोटी बातें समझनी होगी। अगर ये समझ में आ गया, आपके एक क्वेश्चन तो आना है, ये कन्फर्म है। क्लाइमेट का एक क्वेश्चन हर बार आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम में देखो तो भी आपको ये क्लाइमेट वाला चैप्टर आपके आएगा। आप अगर कंपटीशन के अलावा जैसे आपकी कॉलेज एग्ज़ाम है वहाँ पे देखो तो आपको डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है बड़ा वाला 15 नंबर का, वो भी आपके आता है, और जो मैप में फिल करना होता है वो भी आपके आता है क्लाइमेट से, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो चैप्टर है फिजिकल फीचर्स के साथ में क्लाइमेट वाला, ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इनके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने अभी कॉलेज लाइफ में ही मैं बात करूं तो अगर कॉलेज लाइफ में आप लोग इन टॉपिकों को गहराई से पढ़ लो तो आगे कोचिंगों में पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। ठीक है, तो अब आ जाओ अपने मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बता दूंगा तो आपको बोरिंग लगेगा। यहाँ पे बात करें, इस क्षेत्र में 0 डिग्री वाली रेखा है, इस 0 डिग्री के 5 डिग्री उत्तर में यहाँ पे और 5 डिग्री दक्षिण में यहाँ पे ये डोल्ड्रम क्षेत्र है। ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र, इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र, डोल्ड्रम, अभिसरण क्षेत्र, कन्वर्जन, अभिसरण
क्षेत्र आदि नामों से बोला जाता है। यहाँ पे 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पे ये तो क्षेत्र है वो तो ITCZ, इसको क्या बोलते हैं ITCZ। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। बहुत बार आपको ITCZ का पूरा नाम पूछा जाता है, ITCZ ये दे देगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा ही। इसके अंदर ऐसा भी मिल सकता है आपको, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, आपको ऐसा भी मिल सकता है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है। ये तो हिंदी में हो गया, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किसको बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री वाली। इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है, इसके 5 डिग्री उत्तर में इसकी सीमा है। ये कहाँ तक है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, इस क्षेत्र को बोला जाता है, ठीक है। इसके जो ये 5 डिग्री उत्तर वाली है इसको नॉर्थ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ये बोला जाता है। 5 डिग्री दक्षिण वाली रेखा इसको बोला जाता है साउथ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। 5 डिग्री दक्षिण जो अक्षांश है उस रेखा को बोला जाता है SITCZ, ठीक है। एस का मतलब हो गया साउथ यानी दक्षिण, यहाँ अंतरा उष्ण कटिबंधीय कन्वर्जन यानी कि अभिसरण, और क्षेत्र जोन का मतलब क्षेत्र। तो यहाँ पे 5 डिग्री दक्षिण को क्या बोलेंगे, SITCZ, ठीक है। फुल फॉर्म आपको बता दिए। ये ITCZ वाला जो क्षेत्र है ये अभिसरण कौन कौन सी पवनों का होता है, यहाँ पे 30 डिग्री रेखा है, यहाँ पे 30 डिग्री रेखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री रेखा है। यहाँ से जो पवन चलती है उस पवन का यहाँ पे नाम क्या है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। कौन सी पवन है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, ठीक है। और यहाँ पे पवन चलती है उस पवन का नाम है यहाँ पे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। आपको समझ में आ गया होगा इतनी बातें तो मैंने जो बात की है। यहाँ पे ये क्षेत्र है इसको ITCZ बोला जाता है। ये क्षेत्र पूरे विश्व के संदर्भ में है, आप इसको छोटा सा मत मानना, आपको पूरे ग्लोब के संदर्भ में है। जैसे पूरा ग्लोब है, इसके अंदर सभी महाद्वीप हैं, ठीक है। यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका वाला महाद्वीप, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये अफ्रीका वाला, यहाँ पे इंडिया वाला, इंडिया के यहाँ पे एशिया, यहाँ पे बात करें तो ये यूरोप वाला क्षेत्र, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाला, और ये जो भाग है ये यहाँ पे अंटार्कटिका वाला। यहाँ से जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री, यहाँ से रेखा गुजरती है इसके ऊपर से 5 डिग्री, ये वाले क्षेत्र हैं ये 5 डिग्री नॉर्थ और ये साउथ। इस क्षेत्र की पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो इसको बोला जाता है ITCZ। ITCZ वाला क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, अपने
एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग जो कि इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, जिसके बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप हैं वो हैं, और ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग ऊपर की सीमाओं में टच होता है। तो ये जो क्षेत्र हैं ITCZ में आता है। ITCZ का ही सीधा सा मतलब क्या हो गया, अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण किन पवनों का होता है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। दोनों पवनों का अभिसरण क्षेत्र कहाँ पे है, ये वाला। अभिसरण मतलब दो चीज़ें आपस में आकर के टकराएं, तो वो क्या कहलाती है, अभिसरण। यहाँ पे बात करें इन पवनों की, तो ये पवनें यहाँ से देखिए, यहाँ पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। कहाँ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस भाग में ये जो भाग है 5 डिग्री वाला, ये जो भाग है 5 डिग्री वाला, इन दोनों में ही कोई पवन एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो बात की है। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों अक्षांशों के मध्य का जो 10 डिग्री अंतराल वाला क्षेत्र है, ये 10 डिग्री का अंतराल का क्षेत्र है। इस अंतराल वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ पर कोई पवन अंदर नहीं आ सकती इस क्षेत्र के अंदर। कारण पृथ्वी का जो घूर्णन है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहाँ से वो कोरियोलिस प्रभाव के कारण पवनों को ऊपर की तरफ फेंक देती है। जो बोल रहा हूँ वो समझ रहे होंगे। यहाँ पे कोई पवन आएगी, वो पवन इस किनारे पे 5 डिग्री के पास आते ही यहाँ पे कोरियोलिस प्रभाव काम करने लग जाएगा। यहाँ पे पवन आएगी, आते ही जैसे ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इधर से पवन आ रही है, यहाँ से पवन आकर के इस भाग से आते ही ऊपर की ओर उठ जाएगी। यहाँ पे इतना क्षेत्र है वो ITCZ वाला है, इधर से कोई पवन आएगी तो इस भाग से आते ही ऊपर उठ जाएगी। ऊपर इसलिए उठती है कि यहाँ से कोई पवन अपने सामने तो जा नहीं पाएगी, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो उसको एक ही मार्ग मिलता है ऊपर की तरफ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मान लो 5 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये 5 डिग्री दक्षिण, ये साउथ। यहाँ पे आपको अब समझ में आ जाएगा। यहाँ से कोई पवन आ रही है, इधर से भी कोई पवन आ रही है, आते ही दोनों पवनें ऊपर की ओर चली जाएंगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है, ITCZ वाला है। यहाँ पे पृथ्वी घूमती है, तो यहाँ पे पृथ्वी का घूर्णन सबसे ज़्यादा तेज़ गति होती है। तेज़ गति इसलिए होती है कि पृथ्वी की चौड़ाई यहाँ पे ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ये जो भाग है पृथ्वी का, ये भाग यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौड़ाई का है, इस भाग में सबसे ज़्यादा। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ काम करेगा, जहाँ पे पृथ्वी का केंद्र है, उस केंद्र से सबसे नज़दीक की दूरी होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ पर जो पृथ्वी का वेग है, वेग गति है, वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा बल काम करेगा वहाँ पे वेग अधिक काम नहीं करेगा। अगर वेग काम नहीं करेगा तो वहाँ पर, जैसे हम बात करें, एक छोटी सी हटके बात कर लेता हूँ। जैसे भी किसी देश के द्वारा रॉकेट लॉन्च के लिए जो प्रशिक्षण या जो केंद्र जो स्थापित किए जाते हैं, वो विषुवत रेखा के पास में ही किए जाते हैं। उसका कारण एक ही है कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम काम करता है। कम काम इसलिए करता है क्योंकि पृथ्वी का केंद्र विभाग है वो दूरी पे है। एक बार इसको देख लो, यहाँ पे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऊपर से और नीचे से आपस में दबी हुई है। जैसे मौसमी की आकृति होती है वैसी ही पृथ्वी की आकृति होती है। इसका केंद्रीय भाग है वो यहाँ धरातल से 63-71 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, किस पर है, 6371 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से इस भाग से जो ये ध्रुवीय जो दूरी है या व्यास है, ये 12,714 है। कितना है, 12,714 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के ये जो विषुवत रेखा दूरी है, ये वाली,
ये है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, ये कितनी है 12,756.6 किलोमीटर की ये व्यास ये दूरी होती है। व्यास किसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को, यानी पूरे को क्या बोलते हैं यहाँ पे व्यास, और आधे को बोलते हैं यहाँ पे त्रिज्या या अर्धव्यास। अर्धव्यास को ही त्रिज्या बोलते हैं। तो पृथ्वी है, इसकी दूरी जो है वो विषुवत रेखा पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब किसी बॉल को हम घुमाएंगे, अगर किसी बॉल को हम घुमाते हैं तो अगर बीच वाले भाग की बात करें तो वो उसका राउंड क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा राउंड इसका मतलब वहाँ का वेग भी ज़्यादा होगा, छोटा राउंड होगा तो उसका वेग कम होगा। अगर यहाँ पे हम अक्षांशीय वृत्तों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा वृत्त है वो विषुवत रेखा का होता है। फिर बाद में छोटे छोटे वर्त होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की भी बात करें तो छोटे छोटे वर्त होते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये जो भाग है अंदर वाला, इस भाग में कोर का जो पार्ट है उसके अंदर आंतरिक कोर और बाह्य कोर, जो तरल और जो ठोस अवस्था में है, दोनों के घर्षण से जो चुंबकीय पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक बल उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आप चाहे कोई भी वस्तु को अगर ऊपर फेंकोगे तो वो वापस नीचे ही आएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। और अंतरिक्ष में उल्टा होता है, अंतरिक्ष में किसी वस्तु को आपने फेंक दिया तो उसका वेग आगे की ओर बढ़ जाएगा। समझ गए बात, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। काम कैसे नहीं करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे वो काम करेगा जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर अंतरिक्ष पूरे बोर्ड को मान ले हम, तो पूरे बोर्ड में जैसे ये पृथ्वी है, इसके पास में किसी चीज़ को आपने फेंक दिया यहाँ पे और इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है तो ये आगे क्यों निकल जाएगा। अगर ये छोटी वस्तु है तो पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींचने का काम करेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो अपने भारत में भी जो सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जो श्रीहरिकोटा में है आंध्र प्रदेश में, तो वो भी विषुवत रेखा के पास में ही लगाया गया है। क्योंकि भारत की राजधानी तो बड़ी बड़ी सिटियाँ और भी हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप दिल्ली से चल कर के आंध्र प्रदेश क्यों जाओगे, आप दिल्ली में भी लगा सकते हो इन चीज़ों को। वहाँ पे जो हम यहाँ पे सेट है, इनसेट है, जो उपग्रह हम स्थापित करते हैं पृथ्वी के ऑर्बिट में, तो वहाँ पर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं हमारे भारत में, तो वो कहाँ से छोड़े जाते हैं, सतीश धवन से ही छोड़े जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। जो पृथ्वी का जो वेग है, यानी कि यहाँ पे जो वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का है। कहाँ का, ये विषुवत रेखा का। तो ये विषुवत रेखा के पास वाला क्षेत्र है। जैसे हम बात करें भारत की, तो भारत का जो ये भाग है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो ये विषुवत रेखा यहाँ से ही है। तो इसके नज़दीक कौन सा भाग होगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र होगा। तो इसके पास वाले क्षेत्र में ही जहाँ पे सूटेबल हुआ वहीं पे ये प्रक्षेपण केंद्र स्थापित कर दी गई। तो हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। यहाँ पर कोरियोलिस प्रभाव काम करता है। इस भाग में जो वेग लगता है पृथ्वी का ऊपर की ओर फेंकने वाला, तो वहाँ पे कोरियोलिस प्रभाव काम करेगा। कोरियोलिस प्रभाव मैंने कल भी आपको बताया था, जो फंवारा होता है अपने खेतों में हम यूज़ लेते हैं, नोजल, जो जहाँ हम बोलते हैं यहाँ पे नोजल को, फंवारे को, कि उसके अंदर जो पानी आएगा, पानी को ऐसे गिराएगा, वो ऊपर की ओर फेंकेगा। तो वैसे ही इन पवनों को फेंकने का काम यहाँ पे ITCZ की उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा करती हैं। वहाँ पर इस वेग के कारण कोरियोलिस प्रभाव काम करेगा। वहाँ पर जो पवनें आएंगी वो पवनें उठ करके दूसरी तरफ ऊपर की ओर चली जाएंगी। ठीक है, और वो जाकर के कहाँ पड़ेंगी, वो पड़ेगी यहाँ पे ऊपर वाले क्षेत्र में। जैसे हम बात करें इस भाग में, जैसे ही यहाँ पे देख लो, इस भाग में ये 0 डिग्री, ये 5 डिग्री और ये 5 डिग्री, ये 30 डिग्री वाला क्षेत्र है, ये वाला 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे बात करें 60 डिग्री वाला। ठीक है, यहाँ से कोई पवन आ रही है, वो पवन आते ही ऊपर की ओर उठ जाएगी, ऊपर उठेगी। ठीक है, ऊपर उठ करके दोनों पवनें एक हो जाएंगी और हो करके इस क्षेत्र में वर्षा कर देंगी। वर्षा इसलिए कर देंगी कि जो 5 डिग्री वाला क्षेत्र है
यहाँ से आएंगी तो अगर यहाँ पे समुद्री भाग है, यहाँ पे समुद्री भाग है, दोनों से ही पवनें आएंगी तो अपने साथ आर्द्रता को लेकर के आएंगी, और आर्द्रता को लेकर के आएंगी तो दोनों पवनें जहाँ पर जाकर के मिलेंगी ऊपर जाकर के मिल जाएंगी। ऊपर जाते ही दोनों पवनों की आर्द्रता एक हो जाएगी। ठीक है, उस क्षेत्र में दोनों की पवनों की आर्द्रता एक होगी तो उसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता है वो तो कम हो जाएगी, और आर्द्रता की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आर्द्रता की मात्रा जो ज़्यादा होगी वो वहाँ पे वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती है। जो ये भाग से वर्षा होगी वो इस क्षेत्र में रोज़ वर्षा करेगी। जो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण वाला क्षेत्र है, या विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण, इसके पास में जो क्षेत्र है वो क्षेत्र प्रतिदिन वर्षा प्राप्त करता है 2 से 4 बजे के बीच में। ठीक है, तो वो सदाबहार वाले क्षेत्र हैं जो हम वनस्पतियाँ पढ़ते हैं उसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कोरियोलिस प्रभाव काम करेगा। ये ऊपर जा कर के दोनों तरफ बिखर जाएंगी, क्योंकि ऊपर की हवा तो नीचे आ रही है, यहाँ से जो पवन आ रही है व्यापारिक पवन चल रही है, तो ये ऊपर से नीचे उतरेगी तो ये स्थान खाली हो जाएगा। तो इसको भरने के लिए ये पवनें दोनों तरफ चली जाएंगी। ये स्थान भी खाली हो गया था, नीचे आ गई थी पवन। ठीक है, तो ये एक सर्किल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ से ये जो पवन है ये ऐसे ही उतर रही है, इधर भी ऐसे उतर रही है। तो ये कौन सी पद्धति हो गई, फव्वारा पद्धति हो गई। ठीक है, तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं हम, कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। तो फेरल ने महोदय ने अपने पवनों में कोरियोलिस प्रभाव और फेरल के नियम को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, या बॉयज बेल्ट भी इसको साथ में ले सकते हो। आगे बात करें हम इन पेटियों की। पेटियां जब यहाँ पर इन पवनों की यह विसरण क्षेत्र है, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो सभी पेटियां 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। जितनी भी पेटियां हैं, जितनी पेटियां मतलब 7 पेटियां हैं। एक बार पेटियों के नाम देख लो, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ तो है लेकिन आप लोग भूल जाते हो, क्योंकि लंबे टाइम तक आप याद नहीं रख सकते इन चीज़ों को, क्योंकि आप मन से नहीं पढ़ते इनको। आपने अगर समझ के पढ़ा होगा तो आप कभी नाम नहीं भूलते। यहाँ पे 7 पेटियाँ हैं। ठीक है, हम छोटी छोटी बातों को साथ में लेकर के चलते हैं, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा टॉपिक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत सारे चैप्टर इससे जुड़े होते हैं। तो ये समझ में आ गया, इसका मतलब और भी आ गए। ये जो पॉइंट है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला, इस पेटी को यहाँ पे बोलते हैं, इस क्षेत्र को विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। ठीक है, और यहाँ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री तक की जो पेटी होती है इसको बोलते हैं उपोषण, उपोषण उच्च वायुदाब। ठीक है, और यहाँ पर 60 से 65 के बीच में जो पेटी होती है इसको बोलते हैं उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। ठीक है, यहाँ 85 से 90 के बीच में यहाँ पेटी होती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब। यहाँ पे सेम है, 60 से या 30 से 35 की बोलो, इसको उपोषण उच्च वायुदाब, और 60 से 65 के बीच वाली को बोलते हैं यहाँ पे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। ठीक है, और 85 से 90 को बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब ये बोला जाता है। ठीक है, इन पेटियों के कारण ही हम इस मानसून को पढ़ेंगे।
जब सूर्य उत्तरायण होता है दक्षिणायन होता है, मैंने ये चर्चा तो पहले कर चुका हूँ कि 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है। पृथ्वी का भाग सूर्य की सीध में आना स्टार्ट हो जाता है उत्तरी गोलार्ध का, इसलिए उसको उत्तरायण कहा जाता है। 22 सितंबर तक उत्तरायण रहता है सूर्य, उसके बाद विषुवत रेखा के दक्षिण में जाना स्टार्ट हो जाएगा, दक्षिण में जाएगा, उसको दक्षिणायन बोलते हैं। ये भी 22 सितंबर से और 21 मार्च तक का समय होता है 6 महीने का। तो 6 महीने उत्तरायण रहता है, 6 महीने दक्षिणायन रहता है। तो जब सूर्य उत्तरायण होगा तो ये जो पेटियाँ मैंने आपको 5-5 डिग्री पे बताई हैं, उन पेटियों में 5-5 डिग्री का खिसकाव हो जाएगा। ये बातें हम इस सिद्धांत में बहुत ज़्यादा करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये पेटियाँ बताई हैं। पेटियाँ होती कहाँ पर हैं, है कौन सी पेटी, इस पेटी को आप याद करोगे और इनके जो अक्षांशीय विस्तार हैं उनको भी आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पे बात करें तो 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाली 30 से 35 के बीच में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी होती है और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी 60 से 65 के बीच में होती है। 85 से 90 के बीच में ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियाँ होती हैं। ठीक है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सभी पेटियाँ 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। वो कैसे खिसकती हैं वो एक बार देख लो आप डायग्राम में। यहाँ पे बात करें तो जैसे बात करें ये विषुवत रेखा थी, ठीक है, ये विषुवत रेखा थी। अब बात करें, देखो यहाँ पे 5 डिग्री अक्षांश, ठीक है, और ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। पहले ये पेटी यहाँ पर थी, ये पेटी कहाँ थी, यहाँ पर थी, आपको समझ में आ रहा होगा। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये सभी पेटियाँ यहाँ पर थी। ठीक है, अब सूर्य उत्तरायण होगा तो सूर्य उत्तरायण होगा तो वहाँ पे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। ठीक है, वायुदाब घटेगा, इसका मतलब वायुदाब को ऊपर की ओर खिसका देगा। 5-5 डिग्री वायुदाब ऊपर की ओर खिसक जाएगा। क्यों, सूर्य तो यहाँ से जाना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे अगर बढ़ेगा तो ये जो तापमान इधर बढ़ेगा तो इसका वायुदाब भी यहाँ पे ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ से घटेगा वायुदाब तो सभी पेटियों को यहाँ पे ऊपर की ओर खिसका देता है तापमान। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरायण के समय सभी पेटियाँ उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। ठीक है, दक्षिणायन के समय सभी पेटियाँ 5-5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। तो ये बात यहाँ पे लागू होती है। अब इस टाइम में मान लो नॉर्मल स्थिति है 21 मार्च की और 23 सितंबर की। ये नॉर्मल यानी सामान्य स्थिति है जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। 21 मार्च को भी सूर्य विषुवत रेखा पे चमकता है और 23 सितंबर को भी सूर्य विषुवत रेखा पे चमकता है। 21 मार्च के बाद में 22-23 मार्च को सूर्य उत्तरायण यानी उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा होता है। 23 सितंबर के बाद में 24 सितंबर को ये सूर्य दक्षिणायन की ओर चमकना स्टार्ट हो जाता है। 22 से ही ये पेटियाँ उत्तर की ओर जाना स्टार्ट हो जाती हैं। जो पेटी यहाँ पर 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर में थी वो 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाएगी। तो यहाँ पे तो 5 डिग्री उत्तर आ जाएगा नॉर्थ वाला और ये 0 डिग्री आ जाएगा और ये 5 डिग्री साउथ। आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो क्षेत्र पहले विषुवत रेखा वाला था वो अब 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश हो गया है। हम वायुदाब पेटियों की बात कर रहे हैं, क्षेत्र पृथ्वी का वो तो वहीं पर ही रहेगा, लेकिन जो वायुदाब वाला क्षेत्र बन रहा है, वायुदाब बन रहा है उच्च निम्न वाला, ये क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक जाएगा। यानी जो निम्न वायुदाब का केंद्र 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में बन रहा था वो निम्न वायुदाब 0 डिग्री अक्षांश के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसकी जो दक्षिणी सीमा थी 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश की, वो 0 डिग्री वाली रेखा है, जो पृथ्वी का स्थान 0 डिग्री वाला है वहाँ पर आ जाएगी। तो ये 5 डिग्री उत्तर में खिसकी या नहीं खिसकी, खिसक गई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री जो अक्षांश है, ये 35 डिग्री के बीच में अक्षांश थी,
ये जो अक्षांश की पेटी बनी हुई है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी ये बनी हुई है, ये है 30 डिग्री से 35 डिग्री। जब ये सूर्य उत्तरायण होगा तो ये पेटी जो है वो 35 डिग्री से और 40 डिग्री के मध्य में चली जाएगी। तो 5 डिग्री का खिसकाव हो गया इसका भी, ठीक है। जब ये स्थिति हम उत्तरायण के समय देखते हैं, सभी पेटियाँ 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। जो डिग्री 30 से 60 के 60 से 65 के बीच में थी वो 65 से 70 में चली जाएगी, ठीक है। लास्ट वाली तो अपने स्थान पे रहेंगी, लास्ट में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उत्तरी ध्रुव पे भी जो ध्रुवीय वायुदाब की पेटियाँ उच्च वायुदाब की वो 85 से 90 के बीच में ही रहेगी। दक्षिणी गोलार्ध में है वो भी अपने ही स्थान पे रहेगी 85 से 90 के बीच में। तो इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। और बाकी सभी जो पेटियाँ हैं, जो 5 पेटियाँ हैं, उन 5 पेटियों में खिसकाव होता है। जो 5 पेटियाँ कौन कौन सी है? उपोष्ण उच्च वायुदाब की, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की। इन दोनों की 2-2 पेटियाँ, 2 उत्तरी गोलार्ध में और 2 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक विषुवतीय निम्न वायुदाब वाली पेटी है। इन सब में 5-5 डिग्री का अंतर होता है या परिवर्तन होता है, ठीक है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये सभी पेटियाँ, देखो यहाँ पर ये अगर सितंबर में सूर्य विषुवत रेखा पे चमक रहा है, उस टाइम में सभी पेटियाँ वापस अपने स्थान पर आ जाएंगी, जो स्थान है वहाँ पर आ जाएंगी। क्योंकि ये उत्तरायण होना स्टार्ट होगा तो सभी पेटियाँ उत्तर की ओर खिसकना स्टार्ट हो जाएंगी। वापस ये सूर्य दक्षिण जो विषुवत रेखा पे आएगा तो ये भी अपने स्थान पर वापस आ जाएंगी, ठीक है। जब सूर्य यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा या दक्षिणायन हो जाएगा तो ये सभी पेटियाँ दक्षिण की ओर आना स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो। तो ये जो पेटियाँ दक्षिण में आएंगी, जैसे 30 से 35 वाली है वो 25 से 30 के बीच में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? 25 से 30 के बीच में हो जाएगी। यहाँ पे कोई पेटी मान लो 30 से 35 के बीच में थी, वो 35 से 40 के बीच में हो जाएगी, क्योंकि वो तो दक्षिण की ओर खिसक रही हैं सभी पेटियाँ, तो 5-5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाएगी। आप इस डायग्राम को अपने नोटबुक में बनाना, इन वायुदाब पेटियों को लिखना, क्योंकि आप जब तक अपने हाथ से किसी काम को नहीं करोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगी। मैंने आपको बता दिया है वो तो आप कर लोगे, लेकिन आप खुद इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सिद्धांत के बारे में और जानेंगे। इस सिद्धांत के बारे में जो ये मैंने बातें बताई हैं, ये बातें माइनर छोटी छोटी बातें हैं। ये बातें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। बुक्स में केवल आपको कितना मिलेगा? सूर्य उत्तरायण हुआ और ये सभी पेटियाँ उत्तर की ओर खिसकी, तो खिसकने के कारण यहाँ पर जो पवनें आती हैं वो अपनी दिशा बदलेंगी और भारत में वर्षा कर लेंगी। इस प्रकार की लैंग्वेज आपको बुक्स में देखने को मिलेगी। तो आपको पहले इन छोटी छोटी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जानोगे तो आप उस वाक्य को या उस लाइन को आप समझ ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको छोटी छोटी बात आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।